हाय फ्रेंड्स। रोटेशनल डायनेमिक्स इस चैप्टर के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशंस लर्न करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 11th फिजिक्स का जो हमारा एक चैप्टर था मोशन इन प्लेन उसमें और रोटेशनल डायनेमिक्स ये जो हमारा 12th फिजिक्स का चैप्टर है उसके शुरुआत में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की सभी फंडामेंटल्स को लर्न किया है। अभी आज की इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशंस को लर्न करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेनली लर्न करेंगे सेट स्पीड्स ऑन कर्व्ड रोड्स। So let us start the today's lecture. So in today's lecture, we are going to learn the set speed on the roads. So for that, first of all, we will learn one concept about road, and that is road alignment. So what is this road alignment? The center line of any road, किसी भी रोड की या हाईवे की जो सेंटर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। The center line of any road or highway is called road alignment. Now you can see in this picture that there are different center lines shown in these pictures. तो आप लोग देख सकते हैं ये चारों पिक्चर में रोड्स की और हाईवेज की डिफरेंट सेंटर लाइंस दिखाई गई है। So from this picture you can easily say that the road alignment is of two types. तो ये रोड अलाइनमेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरली दो तरीके की होती है। तो एक टाइप है इसका, द रोड अलाइनमेंट इज स्ट्रेट। हियर इन द फर्स्ट फोटोग्राफ यू कैन सी दैट द रोड अलाइनमेंट, दैट इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस टू रोड्स, is absolutely straight. And in second type of the road alignment, it is curved. So you can see in these three photographs, all the road alignments are curved. So what happens with the road alignment if it is straight or it is curved? Okay. रोड अलाइनमेंट अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर रोड अलाइनमेंट अगर कर्व है, इससे फर्क क्या पड़ता है? तो जब भी कोई व्हीकल अलोंग स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट व्हीकल मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी मोशन होती है लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। सो वी कैन एनालाइज द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन एनी स्ट्रेट रोड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर रोड कर्व है तो ऐसे रोड पे व्हीकल की मोशन बन जाती है सर्कुलर मोशन, एंड देन वी कैन एनालाइज द मोशन ऑफ एनी व्हीकल along the curved road as a circular motion. That's why today we are going to concentrate the motions of vehicles on circular roads. Now you can see that these circular roads are again of two types. देखिए पहले तो हमने रोड अलाइनमेंट देखी, वो दो टाइप की होती है, आइदर स्ट्रेट और कर्व। तो ये जो कर्व रोड्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें से आप पहली टाइप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। Such kind of road is called as horizontal road और unbanked road और plain road। तो इसमें आप देखिए ये जो रोड है वो हमारी राइट की तरफ टर्न ले रहा है, तो इसकी ये जो राइट वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी इनर बैंक, क्योंकि इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्व है वो इस साइड में रहेगा। तो दिस इज आवर इनर बैंक, एंड ये वाली जो है लेफ्ट साइड वाली, दैट विल बी आवर आउटर बैंक ऑफ द रोड। So here you can see that this is the outer bank, and if you carefully observe these two banks, you will find that the two banks are at same horizontal level. ये दोनों ही बैंक एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाई गई है, ना कोई बैंक ऊंची है और ना ही कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से नीचे है। दोनों ही बैंक की हाइट इक्वल है, सेम है, या इसकी वजह से ये जो रोड सरफेस है ये रोड सरफेस कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है।
सच काइंड ऑफ कर्व रोड्स, इस तरीके के जो कर्व रोड्स है, इनको हम बोलते हैं आइदर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड्स और अनबैंक्ड कर्व रोड्स और प्लेन कर्व्ड रोड्स. This is one type of curve roads. In another type of curve roads, you can see that the outer bank of these curve roads. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the outer bank of this curve, and you can easily observe that the outer bank is at somewhat height, is raised to some of height above this inner bank. तो आप ये दोनों केस में देख सकते हैं कि ये जो कर्व रोड की ये जो आउटर बैंक है, it has been raised by some distance above the inner bank. So outer bank को inner bank से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊंचाई पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स. और ये बैंकिंग जिन भी इन्हीं कर्व रोड्स में प्रोवाइड की जाती है उनको हम बोलते हैं बैंक्ड कर्व रोड्स. तो इस तरीके से जो कर्व्ड रोड्स है वो दो तरीके के हो गए, या तो हॉरिजॉन्टल जिसमें दोनों भी बैंक एक ही लेवल पे है, एक ही हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, या फिर ऐसे रोड्स जिनमें कर्व रोड की जो आउटर बैंक है उसको थोड़ी सी हाइट दी गई है, उसको थोड़ा सा ऊंचा कंस्ट्रक्ट किया गया है, इससे ऊंचा तो इनर बैंक के बैंक से ऊंचा. तो द आउटर बैंक ऑफ द कर्व रोड इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड above the inner bank, then that practice is called banking of roads, and such kind of roads are called as banked curved roads. तो आज हम ये दोनों ही टाइप के कर्व रोड्स के ऊपर से जो व्हीकल की मोशन होती है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अबाउट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न 4 important beats, and out of which first is we are going to derive maximum safe speed on horizontal curve roads. Second beat, most or optimum safe speed on banked curve roads. Third beat, maximum safe speed on banked curve roads. And last वाला beat है minimum safe speed on banked curve roads. तो देखिए व्हीकल की जो कर्व रोड के ऊपर से होने वाली मोशन है उसके लिए हमें हमारा जो नया मॉडिफाइड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट डेरिवेशंस लर्न करने हैं. इसमें से ये जो पहले वाला डेरिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड्स के बारे में. इट इज अबाउट द मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जिसमें हमें मैक्सिमम स्टेप स्पीड के लिए डेरिवेशन लर्न करना है. और ये जो बचे वाले 3 डेरिवेशन है ये है अबाउट बैंक्ड कर्व रोड्स. ऐसे कर्व रोड्स जिसमें बैंकिंग प्रोवाइड की गई है. तो इसमें हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड और ऑप्टिमम सेफ स्पीड. ऑप्टिमम यानी जो ना ही मैक्सिमम है और जो ना ही मिनिमम है, दोनों के बीच में है. तो वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस 3 पॉइंट्स अबाउट बैंक्ड कर्व रोड and 1 point about the horizontal curve roads. तो ये 4 डेरिवेशन हम एक ही लेक्चर में अगर लर्न करने जाएंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. इसलिए आज के इस लेक्चर में हम पहले वाले 2 डेरिवेशंस कंप्लीट करते हैं और इसी 4 पॉइंट के इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में, या फिर ऐसा बोलिए सेकंड लेक्चर में ये थर्ड और फोर्थ डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं. So let us start with the derivation of the first point, that is maximum safe speed on horizontal curve roads. तो horizontal curve road के ऊपर से जब भी कोई व्हीकल पास होता है तो वो मैक्सिमम कितने स्पीड से सेफली पास हो सकता है. सेफली यानी विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, विदाउट गेटिंग ओवरटर्न or without getting thrown out of the curved roads due to action of centrifugal force. So let us consider that there is a horizontal curve road. जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पे एक horizontal curve road है. तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे टर्न ले रही है. ये वाला हमारा इनर बैंक
और ये वाला आउटर बैंक आप देख सकते हैं, दोनों ही एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, इसलिए ये हमारा बन जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। तो इसका हम यहाँ से अगर सेक्शन लेंगे तो हमें वो सेक्शन इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें this is our road surface, this is inner bank, this is our outer bank, एंड जैसे कि रोड इस साइड में टर्न ले रहा है तो इधर कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ द circular motion of this vehicle. Okay, so now we'll analyze in this case what are the forces those are acting on this vehicle. Out of which the first force is weight of the vehicle acting vertically downward. तो इस केस में व्हीकल के ऊपर पहला फोर्स एक्ट होगा उसका वेट, और इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये कहां से एक्ट होगा? इट विल एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस व्हीकल एंड इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस रोड सरफेस। इसके अगेंस्ट में रोड सरफेस खुद की रिएक्शन व्हीकल के ऊपर एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। So the second force acting on the vehicle is normal reaction of road surface. Let it be denoted by capital N, and it will also act through the center of gravity of the vehicle, and its direction will be perpendicular to road surface. हमेशा आप लोग ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी सरफेस की रिएक्शन एक्ट होती है तो उसकी डायरेक्शन उसको बनाने वाले सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। That's why we call it to be normal reaction. Normal means perpendicular. Now, what will be third force in this case? The third force acting in this case will be the force of friction. It is force of friction which will act. How this friction will be created? The friction will be there between the tires of the vehicle and the road surface. This friction will act tangential to road surface and it will be directed towards the center of the curvature. That's why we have shown the frictional force here along the tangent to road surface and acting or directed towards the center of the curvature of the road. Okay. So these are the three forces which will act on a vehicle taking turn on the horizontal plane curved roads. Now we'll analyze these three forces. ये तीनों फोर्स को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। तो कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और वेट। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में व्हीकल की कोई भी मोशन नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए, यानी ना ही ये व्हीकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए और ना ही रोड के अंदर चले जाना चाहिए। ऐसा होने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस एक्ट होंगे वो सब बैलेंस होने चाहिए। They should balance each other, or in other words, they should cancel each other. For that, we must say that the weight of the vehicle must be balanced by the normal reaction. That is, the normal reaction of road surface must be equal to weight of the vehicle. But what is weight of the vehicle? Weight of the vehicle is mg, where what is m? M is mass of the vehicle and g is acceleration due to gravity. देखिए यहाँ पे टोटल 3 ही फोर्स काम कर रहे थे, उसमें से 2 फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो फिर सवाल है कि ये रोड के ऊपर से गुजरने वाला ये जो व्हीकल है वो सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे सिनेरियो में एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शन फोर्स। So it is obvious that the centripetal force for the circular turn of this vehicle
On this curved road must be provided by the friction force, the force of friction between the tires of the vehicles and the road surface. And what is expression for centripetal force? It is given as mv square by r. Hence we can say that the friction force F must be equal to mv square by r. But all of you know the friction force is expressed in terms of the normal reaction of the surface producing it. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रोड सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है. So with respect to this normal reaction, we can say that the friction force is equals to mu into n, where what is mu? Mu is coefficient of friction. अगर इसकी वैल्यू हम म्यू एस कितने लेते हैं, जिसमें म्यू एस क्या है? तो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू म्यू एस इतने लेते हैं, यानी मैक्सिमम लेते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार होगा और व्हीकल यहाँ से मैक्सिमम स्पीड से निगोशिएट हो सकता है. इसलिए इस केस में व्हीकल की जो स्पीड है, वो स्पीड भी हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं. एंड हेंस द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर. देखिए, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड होता है कि कितना फ्रिक्शन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है. Also it depends on the characteristics of road surface and many other factors. For instance, we will consider that here the road surface is going to offer maximum friction. In that case, the vehicle will get maximum centripetal force and it can negotiate with maximum velocity. That's why we write that centripetal force, which is also equal to frictional force, must be equal to mv max square by r. This is our equation 1 and this is our equation 2. Let us equate these two equations. So equating these two equations, we can say that the mu s into mg, mu s into mg is friction force, must be equal to mv max square by r, which is our centripetal force. Now here you can see that the mass on both sides will get cancelled. ये जो डिनोमिनेटर में r है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा and we'll get expression that v max square is equal to mu s into rg. And now finally, taking square root of both sides, we get v max is equal to under root of mu s into rg. This is an expression for maximum safe speed with which the vehicle can negotiate a horizontal curved road, and it is given as v max is equal to under root of mu s into r into g, जिसमें mu s क्या है? रोड सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. So now we will learn the most safe speed on the banked curved roads. Before that, we will try to understand what is mean by the banking of road. तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक कर्व्ड रोड का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बताया है. So the road is taking turn towards our left hand side. So that this is our outer bank and this is our inner bank. So here the banking is provided. What does this mean? The outer bank, the height of the outer bank has been raised above this inner bank by some distance. Let it be equal to h. Then this h is called height of banking. This is our horizontal surface and horizontal surface. This is our inner bank
This is outer bank, and you can see that outer bank has been raised above the inner bank by some height h. This is called height of banking, due to which what has happened, this road surface has become inclined. This is our road surface which has become inclined. Let the angle of inclination or the angle made by this road surface with this horizontal surface be equals to theta. Then the theta is called as angle of banking. So about this banking, you are required to keep in mind these two terms. One is height of banking and other is angle of banking. तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है अगर ये रोड टुवर्ड्स लेफ्ट कर्व हो रहा है. इफ द रोड वुड हैव बीन टर्निंग टुवर्ड्स राइट, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता था, और ये वाली आउटर बैंक है, ये वाली इनर बैंक है. तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन लेते थे, तो ये क्रॉस सेक्शन में आउटर बैंक ऊपर की तरफ और इनर बैंक नीचे की तरफ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन आता था. और इसके ऊपर अगर हम व्हीकल को रखते थे तो इट वुड हैव लुक लाइक दिस, इजंट इट? तो रोड किस तरफ टर्न ले रहा है इसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी बैंक ऊपर की तरफ होगी और कौन सी बैंक की हाइट या लेवल नीचे होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द बैंकिंग. जब भी कोई व्हीकल बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर से गुजरता है या फिर वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर से गुजरता है, तो इसमें से क्या फंडामेंटल चेंजेस क्रिएट होते हैं. तो देखिए, जब भी कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर से गुजर रहा है, उसके ऊपर से निगोशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड सरफेस. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये नॉर्मल रिएक्शन का नेचर ऐसे होता है कि उसको प्रोड्यूस करने वाला जो सरफेस है उसको ये हमेशा परपेंडिकुलर रहती है. तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के बारे में, रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल था इसलिए उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो गई, यानी नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल. वेट ऑफ द व्हीकल हमेशा वर्टिकल होता है, इसलिए इस केस में वेट ऑफ द व्हीकल और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही थी और ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती है. मगर जैसे ही आप रोड सरफेस को इंक्लाइन कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो रोड सरफेस के साथ अपना एंगल बदलने वाली है नहीं, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइन हो जाएंगी. एंड इफ हियर द एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा, देन यू कैन सी दैट द नॉर्मल रिएक्शन विल मेक an angle theta with the vertical, है ना. So this is vertical line, ये वाली लाइन वर्टिकल है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच में आप समझ सकते हैं ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री. ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा. ऑब्वियस है, इफ this angle is 90 minus theta, then this angle must remain as theta. Hence we can say that the normal reaction makes an angle theta with the vertical. This is one change that occurs when we provide the banking. ये वाला एक फर्क आ जाता है. Second, you can see that the friction force will remain tangential to this road surface. तो पहले केस में रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल था तो फ्रिक्शन फोर्स भी हॉरिजॉन्टल था. अब रोड सरफेस इंक्लाइन हो गया है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्लाइन हो जाएगा. ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन सी सो दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो इसको मैंने पैरेलल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी, isn't it? So you can see that the force of friction is crossing the two parallel lines. That's why if this angle is theta, which is angle of banking, then this angle must be equal to theta. So you can see that the force of friction is making an angle theta with the horizontal. ये दो बातें आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए. बैंकिंग प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरीके से इंक्लाइन होती है कि वर्टिकल के साथ उसका एंगल बनता है थीटा.
और फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से इंक्लाइन होता है कि उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल होता है थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग की वजह से ये दो फंडामेंटल चेंजेस व्हीकल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस के बारे में बनते हैं। नाउ वी ट्राई टू एनालाइज द मोस्ट सेफ स्पीड। तो हमें किसी भी बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर जो मोस्ट सेफ स्पीड मिलती है, जिसको हम ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं, तो ये मोस्ट स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड हम इस तरीके से डिराइव करते हैं, मानो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है, isn't it? So the speed on any curve road is optimum speed or most safe speed when we are not required to be dependent on friction force for getting the necessary centripetal force। कोई भी व्हीकल जब टर्न ले रहा है बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर से और उसको जो जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे चाहिए, वो जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ना आए। The vehicle should not depend on the force, on the friction force of the road surface. Why? Because the friction force is not always reliable. ये हमेशा हम इसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए मानो मौसम खराब है, रोड के ऊपर ऑलरेडी बारिश का कोई पानी है या ऑयल गिरा है, तो इस केस में रोड सरफेस का फ्रिक्शन कम हो जाता है। दूसरा, जितना भी टर्न है, ये पूरे टर्न का जो रोड सरफेस है उसमें हर पॉइंट पे, हर जगह पे throughout the curve the road surface may not have uniform friction, है ना? हो सकता है कि ये कर्व रोड के कुछ हिस्से में ज्यादा फ्रिक्शन हो और कुछ हिस्से में कम फ्रिक्शन हो। So the force of friction may change along the road surface or may change from time to time, so that we should not rely for getting the centripetal force from the friction, and we do derive our centripetal force or we get the centripetal force for this vehicle only from the component of the normal reaction। तो ऐसे केस में जो हमें स्पीड मिलेगी उसको हम बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड या फिर ऑप्टिमम सेफ स्पीड। तो पहले वाले डेरिवेशन में हमने देखा सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। अब इस केस में हमने क्या डिसाइड किया कि हम फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है ऐसा मान के चलेंगे। we'll see that no friction should be required to be provided the centripetal force। तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर ऐसे केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के बारे में हमने देखा कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए हमको सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ही लेना जरूरी था। मगर जैसे हमने बैंकिंग प्रोवाइड कर दी, तो आप देख सकते हैं अभी कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन हो गई है, यानी इस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल लाइन, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। तो ये दोनों में से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करेगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सो व्हेन वी डिराइव द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स for the negotiation of the vehicle on banked curve roads only from the component of the normal reaction, then we say that the corresponding speed is most safe speed or optimum safe speed। तो जब भी हम सेंट्रिपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट में से डिराइव करते हैं, तो उस केस में जो व्हीकल की स्पीड है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड और ऑप्टिमम सेफ स्पीड। So let us resolve the normal reaction into two components। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पे बताई है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया
इसका वर्टिकल के साथ एंगल होगा थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ से चालू होती है तो ये है उसका टेल पॉइंट, तो यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, तो ये है उसका हेड पॉइंट। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि आप रिजोल्यूशन की टेक्निक जानते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो आप सभी लोग ऑलरेडी 11th फिजिक्स में इस तरीके से हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इसको लर्न कर चुके हैं। तो पहली स्टेप है, इसमें हमने टेल पॉइंट और हेड पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। अब सेकंड स्टेप है, हम ये टेल पॉइंट में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और इसमें से एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन निकाली है, यानी हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन जहाँ पे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से दो कंपोनेंट फोर्सेस को हम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये थर्ड स्टेप कंप्लीट कर दी। ये जो मेरा परपेंडिकुलर था, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वहां से मैंने एक फोर्स को ड्रॉ किया, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वहां से एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। तो मुझे दो कंपोनेंट मिल गए इस नॉर्मल रिएक्शन के। अब थीटा किसके साथ पता है, वर्टिकल के साथ पता है। तो लास्ट वाली स्टेप जिसके साथ हमें इंक्लाइन फोर्स का एंगल पता होता है, वो हमारा हो जाता है कॉस कंपोनेंट। इसलिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा n cos थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होगा n sin थीटा। Now we can see that the weight of the vehicle will be balanced by n cos of theta, because these two are acting in opposite direction. That's why these two must cancel each other. Hence we can say that the n cos theta is equals to weight of the vehicle mg. Now this n sin theta is unbalanced, and you can see that it is acting towards the center of curvature of the road. That's why this force must be providing necessary centripetal force, and hence we can write that n sin theta must be equals to mv square by r. In this case, this velocity is our most safe speed or optimum safe speed. So these are the two equations. So now what we will do, we will divide these two equations. Let it be our equation 2, let it be our equation 1, and divide equation 2 by equation 1. So we can see that n sin theta upon n cos theta will be equals to mv square by r upon mg. And now here you can see that this n and n will get cancelled, m and m will get cancelled, and this sin theta upon cos theta will be equals to tan of theta, और इस साइड में क्या बचेगा, दिस विल बी v स्क्वायर, m और m कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा v स्क्वायर बाय rg. So now we get tan of theta is equals to v square by rg. From this we get v square is equals to rg tan of theta. ये इधर डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, and now final step, taking square root of the both side, we get v is equals to under root of rg tan of theta, which is our required expression. So we get the most safe speed or optimum safe speed on banked curve road as v is equals to under root of rg tan of theta, which is our required derivation. So from this expression, which is our v is equals to under root of rg tan of theta, we can also get an expression for the angle of banking. So taking square of both sides, we get v square is equals to rg tan of theta. From that, tan of theta is equals to v square by rg, and we get the expression for angle of banking to get the required optimum speed as theta is equals to tan inverse of v square by rg. देखिए, अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग दी है
तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके उसके ऊपर से मोस्ट सेफ स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर आपको कोई मोस्ट सेफ स्पीड दी है और बैंकिंग को डिजाइन करो ऐसा अगर बोलते हैं, तो इस फॉर्मूला के ऊपर से आप रिक्वायर्ड बैंकिंग का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about the first two derivations regarding the application of uniform circular motion. तो दो इसमें अभी और डेरिवेशंस बाकी हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड और मिनिमम सेफ स्पीड। इसको हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में लर्न करेंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। जैसे ही सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, अगर आपने बेल आइकॉन क्लिक करके रखा है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही साथ में ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपका जो भी फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कुछ डाउट भी है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको आने वाले लेक्चर में उस डाउट का अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दे सकूं। So up to the next lecture, thank you and goodbye.